इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरएसयू और ईएसपीपी की आईटीआर फाइलिंग कैसे होती है। जी हाँ, आरएसयू और ईएसपी पे टैक्स कैसे लगता है, चाहे ग्रांट हुआ है, वेस्टिंग हुआ है, परचेज है, सेल का टैक्सेशन वगैरह हो गया, सैलरी, कैपिटल गेन और फॉरेन असेट्स की रिपोर्टिंग कैसे होगी, लाइव दिखाऊंगा आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के अंदर उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे की जाती है। फिर चाहे आपको फिडेलिटी से यहाँ पे स्टेटमेंट मिला हुआ है, ई ट्रेड हो गया, चार्ल्स स्वैप हो गया, कंप्यूटेशेयर, मॉर्गन स्टे, तो जितने भी यहाँ पे ब्रोकर से जो आपको स्टेटमेंट मिलते हैं तो उसको लेकर के आप कैसे कंप्यूटेशन वगैरह कर सकते हो, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और एक सेल टू कवर होता है वो चीज़ क्या होती है आपके फॉर्म 16 में भी वो आपको देखने को मिल जाता है। तो सारी जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी कंसल्टेंसी वगैरह लेना चाहते हैं या एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर प्रोसेस करवाना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। तो पहले तो आप आरएसयू और ईएसपीपी होते क्या वो समझ लीजिए। आरएसयू होते हैं रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। इसके अंदर एम्प्लॉय को ना कोई भी परचेज प्राइस पे नहीं करना पड़ता। कंपनी ये बोलती है अगर आप हमारे साथ मान लीजिए 4 साल या 5 साल तक काम करोगे तो आपको जो है शेयर वेस्टेड करने को मिल जाएंगे। ईएसपीपी में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है उसको यहाँ पे प्राइस जरूर पे करना पड़ता है, लेकिन मार्केट में जो भी शेयर का कंपनी का प्राइस चल रहा होगा उसके कंपेयर में डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर वो खरीद सकता है। अब आरएसयू और ईएसपी के अंदर टैक्सेशन के आप स्टेज को समझ लीजिए। सबसे पहले ना ग्रांट किया जाता है, ठीक है, तो ग्रांट के ऊपर कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रांट या ऑफर करना सिंपली एक प्रॉमिसिंग होता है। लेकिन जैसे वो वेस्टेड हो जाता है तो ये आपकी सैलरी के अंदर टैक्स होता है, और वेस्टेड होने के बाद में जैसे आपके वो ब्रोकर के अकाउंट के अंदर आ जाते हैं और उसको आप फ्यूचर के अंदर सेल करते हो तो उसके ऊपर जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे उसके ऊपर आपका कैपिटल गेन टैक्स रेट लगता है। तो जब भी देखिए आरएसयू यहाँ पे वेस्टेड होते हैं तो जो भी एम्प्लॉयज है वो अपना जब उस साल का फॉर्म 16 उठाएंगे तो उसके अंदर यहाँ पे जो उनकी बेसिक सैलरी होती है उसके नीचे आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ परक्यूसिट का एक कॉलम दिखेगा जिसके अंदर आपको एक अमाउंट देखने को मिलेगा। और जब आप नीचे डिटेल के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है स्टॉक ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉप के नाम से आपको वही कॉलम के अंदर सेम अमाउंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आरएसयू में वेस्टेड के टाइम पे क्या होता है, एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लीजिए कंपनी ने 160 आरएसयू ग्रांट किए और हर साल जो है 4 शेयर आप यहाँ पे वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वेस्टिंग भी जो है अलग अलग लॉट्स के अंदर होती है। और मान लीजिए उस टाइम पे कंपनी के शेयर का प्राइस जब वेस्ट किया जा रहा था तो $75 पर शेयर चल रहा था। तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्या करेगा, जैसे ही उसको यहाँ पे जो ये शेयर से यहाँ पे वेस्ट होंगे, तो मान लीजिए 40 शेयर वेस्ट हुए, $75 जो है मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा है, तो $3000 की जो सैलरी है वो एज ए परक्यूसिट यहाँ पे काउंट कर ली जाती है, और वो चीज जो है आपके फॉर्म 16 के अंदर बेसिकली मेंशन होती है। अब ये जो $3000 भाई आपको एकदम फ्री फोकट के जो मिले हैं उसके ऊपर डेफिनेटली टैक्स भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो टैक्स पे करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो कंपनी आपसे ही पहले टैक्स ले फिर गवर्नमेंट को पे करे। उससे बेटर यहाँ पे नॉर्मली जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि यहाँ पे जो आपको 40 शेयर अलॉट किए गए वो 40 के 40 शेयर आपको नहीं दिए जाते, उसमें से कुछ शेयर को यहाँ पे बेच दिया जाता है ताकि उससे जो भी पैसा मिले वो एज ए टीडीएस यहाँ पे गवर्नमेंट को जमा किया जा सके। और यही एक्टिविटी जो है सेल टू कवर कहलाती है। जैसे अगर आपको मान लीजिए 40 शेयर यहाँ पे वेस्टेड हुए, आपकी परक्यूसिट वैल्यू जो है $3000 की है, और अगर आप 30% टैक्स स्लैब के अंदर यहाँ पे मान लीजिए फॉल करते हैं तो सिंपली 40 में से 12 शेयर आपके बेच दिए जाएंगे, और आपका जो ब्रोकर का अकाउंट होगा उसके अंदर केवल 28 शेयर्स यहाँ पे क्रेडिट होते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि इसकी एंट्री जो है पहले इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर यहाँ पे कैसे होगी। मतलब जो भी शेयर यहाँ पे आपके वेस्ट होते हैं, जो भी आपको परक्यूसिट वैल्यू मिलती है और जो आपके फॉर्म 16 में आपको देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 यहाँ पे बेसिकली फाइल करनी पड़ेगी। और उसके अंदर आपको जो शेड्यूल्स होते हैं, अगर मैं इनकम वाले शेड्यूल्स के अंदर मैं बात करूँ, नीचे की साइड में आना है, आपको शेड्यूल एफएसआई और टीआर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अदर्स वाले कॉलम के अंदर आना है और यहाँ पे आपका शेड्यूल एफए जो है सेलेक्ट होना चाहिए। अब उसके बाद में इसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे कैसे होगी, तो जब आप शेड्यूल सैलरी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेटा वैसे प्रीफिल्ड मिलेगा। तो ग्रॉस सैलरी के अंदर ही अगर आप नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे ना आपको वैल्यू ऑफ परक्यूसिट का कॉलम देखने को मिल जाता है। तो ऊपर की साइड में तो यहाँ पे आपकी बेसिकली जो है बेसिक सैलरी आती है, लेकिन यहाँ पे नीचे की साइड में जैसे फॉर्म 16 के अंदर दिया हुआ है आपको जो है वैल्यू ऑफ द परक्यूसिट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ऑप्शन अदर देन ईसॉप इन कॉलम 16 अबव, ये एग्जैक्ट कॉलम आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके फॉर्म 16 के अंदर जितनी भी वैल्यू मेंशन है एग्जैक्ट आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ परक्यूसिट में यहाँ पे पुट करने के बाद में फिर उसके बाद में आपको नीचे की साइड में आना है, यहाँ पे आपको शेड्यूल एफएसआई मिलेगा।
तो यहाँ पे हमें जो फॉरेन से इनकम रिसीव हुई है उसकी डिटेल्स जाती है। तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पे कंट्री कोड पूछेगा। तो जिस भी एमएनसी है, मतलब जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको अपना टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अपना पैन या अपना पासपोर्ट नंबर आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप हेड ऑफ इनकम देख सकते हो, जिसमें इनकम फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया। तो जो भी आपको एज ए परक्यूसेट वैल्यू मिली है वो यहाँ पे आपको पुट कर देनी है। उसके बाद में यहाँ पे टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया का कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे फॉर्म 16 के अंदर जो भी एज ए परक्यूसेट वैल्यू मिली है या जो भी सेल टू कवर हुआ है, उसमें यूएस की गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्स आपका डिडक्ट नहीं किया है। ये प्योरली जो है इंडियन गवर्नमेंट को ही यहाँ पे टैक्स जो है यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। तो यहाँ पे टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया के अंदर कुछ नहीं आएगा। इसके बाद में इंडिया के अंदर इस अमाउंट के ऊपर कितना आपका टैक्स लगना चाहिए, तो लेट्स सपोज अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो जैसे आपका सेल टू कवर का इवेंट होता है या आपके यहाँ पे शेयर यहाँ पे वेस्टेड होते हैं, तो सबसे पहले उसका जो टैक्स लायबिलिटी है वो इस तरह से आपको अपने जो है आईटीआर फाइलिंग के अंदर पुट करनी है, जिसके ऊपर ऑलरेडी टीडीएस जो है आपका डिडक्ट होके जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो चुका है। अब देखिए, हमको यहाँ पे 40 शेयर मिले थे, जिसमें से 12 शेयर जो है टैक्स को कवर करने के लिए सोल्ड आउट कर दिए गए थे। अब हमारे पास में टोटल जो शेयर यहाँ पे जो हमारे ब्रोकर अकाउंट में क्रेडिट होंगे वो सिर्फ 28 होंगे। अब ये जो 28 शेयर है हमारे पास में या डिफरेंट काइंड ऑफ दी लॉट्स है, उसके ऊपर हमें यहाँ पे डिविडेंड की एक इनकम होती रहती है, जो डॉलर्स के अंदर यहाँ पे सिंपली हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट होती रहती है। तो जो भी आपका ब्रोकर है वहां से भी अगर आप स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड करते हो तो उसमें ही प्रॉपर मेंशन होता है कि टोटल आपको जो है ग्रॉस कितनी डिविडेंड की इनकम यहाँ पे मिली है और उसमें से यूएस की गवर्नमेंट ने कितना यहाँ पे होल्ड किया है या कितना आपका टैक्स काटा है। अब ये डिविडेंड की इनकम को रिपोर्ट करने के लिए सिंपली हमें आईटीआर 2 या आईटीआर 3 के अदर सोर्सेज इनकम के कॉलम के अंदर जाना है, शेड्यूल ओएस के अंदर जाना है और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग इंडियन डिविडेंड को रिपोर्ट करते हैं, सेम कॉलम के अंदर ही हमें अपने यूएस स्टॉक डिविडेंड को भी रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपकी जो भी डॉलर्स के अंदर आपको जो डिविडेंड की इनकम रिसीव हुई है उसको सबसे पहले आपको आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करना होगा और इसके लिए आपको एसबीआई टीटी की बाय रेट्स यहाँ पे चाहिए होगी। तो इसके लिए आप इस वेबसाइट ऑफिशियल फॉरेक्स रेट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है उसका जो प्रीसीडिंग मंथ होगा एंड के अंदर, उसकी सिंपली जो भी बाइंग रेट्स है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी अगर आप चैट जीपीटी और क्लॉड को भी ये चीज बोलेंगे करने के लिए, वो भी आपको वैल्यूज वगैरह आईएनआर में निकाल के दे देगा। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने अपने यूएस जो डॉलर के अंदर जो डिविडेंड आपको रिसीव हुआ था उसमें आपने एसबीआई टीटी रेट्स लगा के उसको आईएनआर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेट्स से आपको 25,000 रुपए डिविडेंड की इनकम रिसीव हुई। अब आपको वापस जो है शेड्यूल एफएसआई के अंदर आना है। तो पहले जैसे हम लोगों ने सैलरी की एंट्री डाली थी, वैसे ही हमें एफएसआई के अंदर डिविडेंड की एंट्री डालनी है। तो अगेन आप अपना यहाँ पे कंट्री कोड वगैरह जो है सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज का इनकम का कॉलम मिलेगा। तो डिविडेंड की इनकम हम लोगों ने अदर सोर्सेज में डाली है, तो इनकम फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया। तो जितना भी आपको डॉलर के अंदर यहाँ पे डिविडेंड रिसीव हुआ उसकी आईएनआर वैल्यूज हो गई। फिर यहाँ पे आता है टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया। तो जो भी आपका 25% जो टैक्स यहाँ पे होल्ड किया हुआ है यूएस की गवर्नमेंट ने, वो डिट्टो आपको यहाँ पे आईएनआर के अंदर पुट कर देना है। और प्लस आप भी अगर अपना डिटेल स्टेटमेंट वगैरह निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है आपको जो डिविडेंड क्रेडिट होती है उसके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो वेल्थ होल्डिंग टैक्स करके आपको कॉलम देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से जितना भी आपका यूएस की गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स डिडक्ट किया हुआ है उसको अगेन एसबीआई टीटी रेट से मल्टीप्लाई करके आप आईएनआर के अंदर वैल्यूज निकाल सकते हो। और इवन अगर आप जैसे वेस्टेड जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह यूज करते हो, वहां पे अगर आपने अपने आरएसए यूनिट्स वगैरह इंपोर्ट करा रखे तो उनकी जो रेडीमेड रिपोर्ट्स होती है उसमें तो आपको सीधा ही जो है टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया कितना अमाउंट है वो सीधा आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगेन टैक्स पेबल ऑन द सच इनकम। तो यहाँ पे इंडिया में इस अमाउंट के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, तो जो भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करते हो उसका एक एवरेज टैक्स रेट लेके जो है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा इसका एक फिक्स फॉर्मूला भी होता है जो मैंने अपने इस फॉर्म 67 के डिटेल वीडियो के अंदर यहाँ पे कवर किया हुआ है कि अगर आप इसकी टैक्स क्रेडिट यहाँ पे एफटीसी क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको कैलकुलेशन वगैरह कैसे करनी है। तो इस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे डिविडेंड की इनकम के ऊपर जो भी आपने टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया किया है, अगर इसकी यहाँ पे आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, वैसे दोनों के अंदर जो भी यहाँ मतलब इंडिया में जो टैक्स लग रहा है और बाहर जो आपने टैक्स पे किया है, दोनों में से जो भी कम होगा उतनी ही केवल टैक्स की क्रेडिट जो है आपको यहाँ पे अवेल करने को मिलती है। तो अगर आप ये टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं तो अलग से ना आपको एक फॉर्म 67 जो है आईटीआर के अलावा यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा, जो मैंने अपने उस अलग वाले वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है। तो इस तरह से शेड्यूल
शेड्यूल एफएसआई के अंदर सैलरी और डिविडेंड की इनकम आपने रिपोर्ट कर दी, और उसके बाद में टीआर के अंदर भी अगर आप देखेंगे, अगर आप टैक्स क्रेडिट अवेल करना चाहते हैं तो जितनी भी टैक्स क्रेडिट आपको पॉसिबल होगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और जिसके लिए मैंने बताया 67 यहाँ पे आईटीआई को सबमिट करने से पहले आपको अलग से फाइल करना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो यहाँ पे 28 शेयर मिले थे, मान लीजिए आपको बहुत सारे अच्छे खासे शेयर मिल गए, अच्छा खासा शेयर का प्राइस भी यहाँ पे मान लीजिए $95 इंक्रीज हो गया। अब आपने उस शेयर को जब यहाँ पे बेचा तो लेट्स सपोज आपने 28 के 28 पूरे शेयर बेच दिए, तो मान लीजिए जो भी आपकी सेल वैल्यू है उसमें से आपको कॉस्ट जो है यहाँ पे माइनस करनी है, और कॉस्ट वो होगी जब वेस्टिंग के टाइम पे आपको जो वो शेयर्स यहाँ पे अलॉट हुए थे और उस टाइम पे जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही थी, तो उसमें से जैसे आप माइनस करेंगे तो अगर आपका प्रॉफिट बनता है तो सिंपली कैपिटल गेन होगा, अगर आपका लॉस बनता है वो सिंपली कैपिटल लॉस होगा। अब ये कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस जो है दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है, एक आपका शॉर्ट टर्म होता है, एक आपका लॉन्ग टर्म होता है। ध्यान रखिएगा, यूएस के जो रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं, तो कई बार ब्रोकर्स की रिपोर्ट में जब एसटीसीजी या एलटीसीजी दिया हुआ है उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आपने 2 साल से ज्यादा होल्ड किया हुआ है तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स लगेगा, और लॉन्ग टर्म के अंदर 2 साल के बाद भी अगर आपने बेचा तो फ्लैट जो है 12.5% का टैक्स रेट लगेगा। अब यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है कैपिटल गेन की वो समझ लीजिए, तो इसके लिए आपको शेड्यूल सीजी के अंदर यहाँ पे आ जाना है। अगर यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की लेट सपोज यहाँ पे बात करूं तो बी कॉलम के अंदर आना है और आपको 8 नंबर के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द अनकोटेड शेयर का कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली सेल वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की आपकी सेल वैल्यू हो गई और लेट से 8 लाख रुपए की आपकी बाय वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 लाख रुपए का अल्टीमेटली आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। ऐसे अगर यहाँ पे आपका लॉस होता तो ये वैल्यू सीधी सीधी आपकी माइनस में हो जाती है। ऐसे अगर यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो यहाँ पे भी जो है आपको 5th नंबर का कॉलम मिलेगा। सेम यहाँ पे भी अनकोटेड शेयर के अंदर यहाँ पे आपको फुल वैल्यू ऑफ द कंट्रीब्यूशन यानी सेल वैल्यू डालनी है और यहाँ पे बाय वैल्यू डालनी है। अब यहाँ पे आप जो भी चीज डालेंगे उसका इंपैक्ट जो है सीधा शेड्यूल एसआई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए अगर जैसे 2 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट बुक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.5% का यहाँ पे सीधा सीधा टैक्स रेट लग जाएगा। अब इस 2 लाख रुपए के कैपिटल गेन को अगेन मैं शेड्यूल एफएसआई के अंदर जाऊंगा। पहले मैंने केवल सैलरी और अपनी डिविडेंड की इनकम को रिपोर्ट किया था, अब मैंने उसको यहाँ पे बेचा भी है और कैपिटल गेन भी अर्न किया है। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैपिटल गेन का कॉलम देखने को मिल जाता है। तो 2 लाख रुपए की हमारी कैपिटल गेन की यहाँ पे इनकम हुई है जिसपे 12.5% का इंडिया में टैक्स रेट लग रहा है, और टैक्स पेड आउटसाइड के अंदर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि बाहर यूएस की गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह कुछ भी आपका डिडक्ट नहीं कर रही है। अब आप जैसे ही शेड्यूल एफएसआई टीआर ये सब फिलअप कर देते, उसके बाद में शेड्यूल एफए की यहाँ पे बारी आती है, जहां पे सिंपली आपको कैलेंडर ईयर वाइज जो है जो भी 31 दिसंबर रहता है उस दिन की आपको अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे डिक्लेयर करनी होती है। तो यहाँ पे शेड्यूल एफए के अंदर भी 2 कॉलम मेन रहते हैं, एक आपका A2 रहता है और एक आपका A3 रहता है। तो A2 के अंदर तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जहां पे भी आपका ब्रोकर अकाउंट है उसकी आप डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका फिडेलिटी हो गया, वेस्टेड हो गया, या जो भी ई ट्रेड वगैरह अकाउंट है जहां पे भी आपका अकाउंट है उसका एड्रेस, जिप कोड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, ऑनरशिप हो गई, कब आपने अकाउंट यहाँ पे किस डेट को यहाँ पे ओपन किया था, उसका पीक बैलेंस वगैरह क्या है, क्लोजिंग बैलेंस था यानी कि 31 दिसंबर को उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, वो सब आपको मेंशन करना है। और ये चीजें ना आपको अपने यहाँ पे जो स्टेटमेंट होता है उससे भी पता लग जाती है, जहाँ पे आपको क्लोजिंग वैल्यूज वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। और इसी के अंदर फिर यहाँ पे इस अकाउंट से जितना भी आपने डिविडेंड यहाँ पे अर्न किया है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। और मान लीजिए अगर आपने कैपिटल गेन किया है, मतलब अगर आपने बेचा है, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड का भी कॉलम देखने को मिल जाता है। तो जितना भी आपका प्रोसीड है, जो सेल वैल्यू है, वो यहाँ पे आपको पुट करना है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट कॉलम होता है वो A3 का होता है, जिसके अंदर आपको जो इंडिविजुअल शेयर्स होते हैं, ब्रोकर के डिटेल्स नहीं, जो इंडिविजुअल शेयर्स है, मतलब जिस भी कंपनी में आपने वर्क किया है, जो भी आपको RSU यूनिट जिस भी कंपनी के मिले हैं, उसकी होल्डिंग की डिटेल्स यहाँ पे आपको पुट करनी होती है। सो इस कॉलम के अंदर अगेन आपको कंट्री का नाम और कंट्री का कोड वगैरह यहाँ पे जो है चूज करना है। नेम ऑफ एंटिटी, यहाँ पे आपको उस कंपनी का नाम डालना है, एड्रेस डालना है, जिप कोड हो गया, नेचर ऑफ एंटिटी कंपनी है, LLC है, और उसके अलावा डेट ऑफ एक्वायरिंग द इंटरेस्ट, यानी फर्स्ट टाइम आपको कब ये शेयर्स यहाँ पे वेस्टेड हुए थे वो डेट आपको पुट करनी है। इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, तो जो भी FMP प्राइस थी उस टाइम पे वो आपको यहाँ पे पुट करनी है, और ये सारी वैल्यू ध्यान रखिएगा INR के अंदर आएगी। और इसी तरह जो पीक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट था बेसिकली, यानी 31 दिसंबर तक जब भी शेयर का पीक प्राइस था उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट्स को, तो आपका पीक वैल्यू निकल के आ जाएगा।
और जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो सिंपली यहाँ पे आपको पुट करना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको डिविडेंड यहाँ पे रिसीव हुआ है उस शेयर्स के अगेंस्ट में, तो कितना आपको डिविडेंड यहाँ पे मिला है तो वो यहाँ पे सिंपली आपको पुट करना है। जैसे हमारे एग्जांपल लेट्स सपोज अगर 25,000 रुपए डिविडेंड था तो वो अमाउंट यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आपने उन शेयर को बेचा भी है तो उस केस में जो ग्रॉस प्रोसीड है इस कॉलम को भी आपको पुट करना है, यानी जो शेयर की सेल वैल्यू थी अल्टीमेटली जो हम लोगों ने कैपिटल गेन शेड्यूल के अंदर डाली थी वो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको पुट कर देनी है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको एक एक करके एंट्री डालनी है, आप चाहो तो यहाँ पे CSV टेम्पलेट के थ्रू बल्क के अंदर एंट्री डाल सकते हो। और हम लोगों ने इसके ऊपर एक कस्टम पूरा का पूरा जीपीटी वगैरह भी क्रिएट किया हुआ है, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे वन टाइम में ही सीधी सारी एंट्रीज यहाँ पे चली जाती है। और RSU के अलावा अगर मैं ESPP टैक्सेशन के यहाँ पे उसकी अगर मैं बात करूँ, बेसिकली जैसे हम लोगों ने RSU का समझा, इसमें बस डिफरेंस इतना होगा, अगर मैं सैलरी पर क्यूसेट के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे एम्प्लॉयर को अपनी तरफ से कुछ प्राइस यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर शेयर खरीदने पड़ते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय ने यहाँ पे $60 पे किया, मार्केट के अंदर वैल्यू चल रही है $80, तो सिंपली दोनों का जो डिफरेंस होगा मल्टीप्लाई बाय द जो भी उसको यूनिट्स यहाँ पे अलॉट हुए हैं उतनी वैल्यू सैलरी की जो पर क्यूसेट होगा उसके अंदर ऐड कर दी जाएगी। फिर जब वो इन शेयर्स को यहाँ पे बेचेगा तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी वो अल्टीमेटली यहाँ पे बेसिकली जो है मार्केट जो वैल्यू उस टाइम पे मतलब जो FMV प्राइस चल रहा था वही यहाँ पे मानी जाएगी। सो गाइस इस तरह से अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो जो भी आपको परक्यूसिट वगैरह बेसिकली मिलता है उसके अंदर यूएस की गवर्नमेंट कोई टैक्स वगैरह कुछ डिडक्ट नहीं करती है, केवल सेल टू कवर करने के लिए आपके कुछ यूनिट्स को यहाँ पे बेचा जाता है। तो आपको सिंपली वो सैलरी शेड्यूल के अंदर रिपोर्ट करना है, FSI में रिपोर्ट करना है। अगर उसके ऊपर अगर आपको डिविडेंड मिला है तो आप सिंपली अदर सोर्सेज के अंदर उसको यहाँ पे क्लेम कीजिए और FSI के अंदर उस चीज को मेंशन कीजिए। और अगर FTC क्रेडिट क्लेम अगर आप करना चाहते हैं तो अलग से फॉर्म 67 आपको फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने उन शेयर को यहाँ पे बेचा है तो उस पर जो भी कैपिटल गेन प्रॉफिट के जो अंदर अराइज हुआ है वो आपको यहाँ पे कैपिटल गेन शेड्यूल के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर लॉस हुआ है तो लॉस को भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। और इसके अलावा जितने भी शेयर्स आप होल्ड करते हो कैलेंडर ईयर वाइज वो आपको शेड्यूल FA के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है या प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हैं आप, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।